अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस पर सेकेंड ईयर की नई बुक के चैप्टर नंबर 15 की MCQs को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये पूरी जो वीडियो है ये चैप्टर 15 की MCQ से रिलेटेड है, इसलिए इसको बहुत गौर से देखिएगा और अच्छी तरह से तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। इंशाअल्लाह आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट MCQs जो है, सबसे पहली जो MCQs है हम उसको देखते हैं। लिखा है द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ गैस इज, यानी टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। पहले इसके ऑप्शन देख लें। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो बुक के अंदर गिवन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्टेड होगा। तो देखिए, एक इस बुक के अंदर चैप्टर 15 की जो थ्योरी है उसको अगर आप रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें एक प्रूफ भी सॉल्व किया गया है जो हमारी इस MCQ से रिलेटेड है। उसका सिर्फ फार्मूला जो कि रिजल्ट है वो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है कि किसी भी गैस के जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इक्वल होती है 3/2 kT के। तो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो इसमें 3 और 2 और k ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर इन कॉन्स्टेंट्स को हटा दिया जाए तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हमें यूज़ करना होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस MCQ का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अब इसमें आप देख लें जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अंदर हमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्टेड लगता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इसका करेक्टेड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP रेफर्स टू अ गैस एट। आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस के लिए एक ख़ास कंडीशन है जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कहते हैं या उसको शॉर्ट फॉर्म में STP कहते हैं। तो बेटा STP का मतलब होता है कि जिसमें टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाता है, या अगर हम केल्विन में उसको देखें तो 273 केल्विन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इन ऑप्शंस में केल्विन का जिक्र तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब हम सिर्फ सेंटीग्रेड पर ही रहेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर, हमें बताया कि ये 1 ATM प्रेशर भी स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है A वो इस फॉर्म में करेक्टेड होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM इसे कंसिडर किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर हैं। तो STP पर किसी भी गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर को STP या स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन कहा जाता है। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो थर्ड MCQs है। इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड देन प्रेशर ऑफ गैस इज। अब आप देखिए एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने हर MCQs को कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए छोटी छोटी सी कैलकुलेशन कर रखी है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप देखें इसमें लिखा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो अगर बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया जाए, जो कि हमें पता है कि कुछ इस तरह की कंडीशन में होता है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन PV विल बी कांस्टेंट, यानी P और V का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका एक ही मतलब है कि P और V आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी है। तो अगर मैं इसको इनवर्स रिलेशन की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/V। लेकिन क्योंकि MCQ के अंदर लिखा गया है कि हम इस वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं,
तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसको डबल करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है, तो मैंने वॉल्यूम के साथ 2 भी शो कर दिया। अब ये जो 2 है असल में ये 1/2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको 1/2 को शुरू में लिख लूँ तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि P = 1/2 कांस्टेंट 1/V। तो अब आप बेटा देखिए इसके अंदर ये जो 1/2 का पार्ट आ रहा है ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी आप बॉयल्स लॉ की कंडीशन के थ्रू वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो यकीनन उसका प्रेशर जो है वो हाफ रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो राइट ऑप्शन है। तो रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर प्रेशर को आप डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो बिल्कुल उसका इफेक्ट जो है वॉल्यूम के ऊपर इसी हिसाब से पड़ता है। यानी ये दोनों बिल्कुल सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना इफेक्ट आप वॉल्यूम पर डालेंगे उसी लिहाज से उतना ही इफेक्ट जो है वो प्रेशर पर आएगा। और सेम यही बात है कि अगर प्रेशर पे इफेक्ट डालेंगे तो उतना ही इफेक्ट जो है वो आपको वॉल्यूम के ऊपर मिलेगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्टेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। द एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। अब आपको याद होगा कि एवोगैड्रो नंबर बहुत मशहूर है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी हम उसको कहते हैं। तो एवोगैड्रो ने जो सबसे ज़बरदस्त काम किया वो ये कि उसने 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल्स की तादाद को कैलकुलेट किया और उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये बहुत छोटी क्लासेस से हम इसके बारे में पढ़ते और जानते आ रहे हैं। वो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो हमें पता है कि Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू 6.023 10 की पावर 23 होती है। तो एवोगैड्रो ने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल कंसिडर करते हैं तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस या पार्टिकल्स की तादाद जो है वो फिक्स्ड होती है और वो इस कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्टेड है। तो ये भी बहुत सिंपल सी और इजी सी एमसीक्यूज है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज नंबर 5। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T। बेटा याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये किसी भी मॉलिक्यूल की ये टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होती है और इसके 2 रिलेशन हैं। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। इस एमसीक्यूज में तो सिर्फ एक रिलेशन हमसे पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो एमसीक्यूज हो उसको थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि किसी भी फॉर्म में हमारे पास आ जाए हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, देखिए पर मॉलिक्यूल का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, लेकिन यही जो है एमसीक्यूज आ सकती है कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो अगर पर मोल आए तो उसके आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी हम दोनों जो आंसर हैं वो देख लेते हैं कि आप देखें कि ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इसी तरह से ये हमारे पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि अगर एमसीक्यूज के अंदर पर मॉलिक्यूल मीन या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो आपने उसका आंसर लिखना है 3/2 kT। लेकिन अगर यही मीन या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल कहा जाए तो फिर उसका आंसर है 3/2 RT। तो फिलहाल जो हमारी एमसीक्यूज का जो डिटेल है उसके अंदर तो पर मॉलिक्यूल हमसे पूछा गया है तो हम 3/2 kT को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारी इस सेकेंड ईयर की बुक के अंदर एक प्रूफ भी है जिसको आप यकीनन अपनी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। बहरहाल ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल सी एमसीक्यूज है। हम बचपन से ही जो है वो जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या सेंटीग्रेड में देखें तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। बाकी जो टेम्परेचर गिवन है वो यकीनन फीवर की तरफ जाते हैं। 99.6 है, 100 है या 101 है,
ये सारे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो एक फीवर वाली कंडीशन होती है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 7, इसमें क्या किया था, प्रेशर P, the density rho and the average speed of molecule of an ideal gas are related by the equation। अब इस चैप्टर के अंदर आप देखिएगा कि एक इक्वेशन मौजूद है जिसको हम प्रेशर इक्वेशन कहते हैं। तो प्रेशर इक्वेशन हमें बताती है कि प्रेशर, डेंसिटी और जो उसकी स्क्वायर मीन वेलोसिटी है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उसका जो राइट आंसर है वो तो आप पूरी डेरिवेशन भी अपनी थ्योरी के अंदर सॉल्व करेंगे, तो ये तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जी उसका जो राइट आंसर है प्रेशर इक्वेशन का वो ये होता है। तो अब इसमें जो डी ऑप्शन है वो हमारे लिए करेक्टेड है। तो प्रेशर, डेंसिटी और मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आपस में इस फॉर्मूले से कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट MCQ 8th MCQ के ऊपर। इन एयर एट STP द एवरेज स्पीड ऑफ द oxygen molecule is greater than nitrogen molecule is greater than oxygen molecule is approximately equal to nitrogen molecule, helium atom is greater than both oxygen and nitrogen molecule। बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास एवरेज स्पीड या जिसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम इस MCQs का करेक्ट आंसर बआसानी तलाश कर सकते हैं। वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस फॉर्म में है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड या एवरेज स्पीड इक्वल होती है √3kT/m के। अब जरा इसको गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई 3 तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और इन्होंने क्योंकि STP कह दिया, तो STP का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन वो भी फिक्स हो गया। अब सिंपल रह गया मास। तो देखें जैसे जैसे गैस का मास चेंज होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और ये फॉर्मूला हमें इन्फॉर्म करता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड या जिसको एवरेज स्पीड भी कहते हैं वो मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपके सामने मासेस डिस्प्ले किए हैं कि जिन गैसेस का जिक्र इसके आंसर्स के अंदर मौजूद है, ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। तो देखें हीलियम का जो मास है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद अगर हम हीलियम का मास जो है वो सबसे कम होता है, सबसे लाइटेस्ट गैस है इन तीनों में। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। इसके मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मास वाली गैस है, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास हीलियम है। तो अगर इन्वर्स रिलेशन है तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होगा कि VRMS किस गैस की ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। तो अब आप देख लें कि इसमें सबसे कम मास किस गैस का है, तो सबसे कम मास जो है वो हीलियम का है। हीलियम सबसे लाइटर गैस है इन तीनों में, तो इसका मतलब है कि अगर वो लाइटर है तो फिर उसके मॉलिक्यूल की स्पीड भी यकीनन ज़्यादा होगी। तो हम इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन डी है, यानी हीलियम एटम की जो VRMS है या एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर होती है बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। और अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो फिर नाइट्रोजन का मास क्योंकि कम होता है तो नाइट्रोजन की VRMS ऑक्सीजन से यकीनन ज़्यादा होती है। तो ये फॉर्मूला हमें गाइड करता है कि जी मास के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी MCQs नंबर 9 की तरफ। If the absolute temperature of a gas is increased 3 times, the RMS velocity of the molecule will be। अब देखें अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला जो है वो VRMS का इस MCQs नंबर 8 में रिप्रेजेंट किया था कि VRMS इक्वल होती है √3kT/m के। तो आप देखिए कि इसमें अब हमें टेम्परेचर से उसका रिलेशन पूछा गया है। तो आप अगर गौर करें तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जितना इंक्रीमेंट हम लाएंगे उसके √रूट के हिसाब से जो एवरेज या VRMS है रूट मीन स्क्वायर स्पीड वो चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने जो टेम्परेचर है वो 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो हम अगर टेम्परेचर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो देखें मैंने T की जगह 3T लिख दिया। ये जो 3 रेड कलर से शो किया गया है,
अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो सेपरेट करके इसको √3 में लिख सकता हूँ, और बाकी जो पार्ट है वो वही पुरानी वाली VRMS है। इसका मतलब है कि जो नई VRMS होगी वो उस पहले वाली VRMS से √3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो सिंपल आपने यही करना है कि अगर आपको कोई किसी भी तरह से चेंज करके भी इस MCQs को दिया जाता है तो टेम्परेचर 6 टाइम्स, 9 टाइम्स या 4 टाइम्स जितना भी हो, तो आपने टेम्परेचर की जगह वो 3, 4 या 6 या 9 रखना है और उसका √, निकालना है, और जो भी √, का आंसर आएगा बस वही आपने सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हमारा ये जो C ऑप्शन है ये करेक्टेड है। तो ये इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs की तरफ, और ये इस चैप्टर की लास्ट MCQs भी है। इसमें लिखा गया है, अ गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर विच इज देन प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली द टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए ये बस एक टेक्निकल टाइप की MCQs है। कहा गया कि जी अगर हम एक गैस को एक सिलेंडर में फिल करके उसे एक ट्रेन पर रख दें, अब फर्ज करें कि ट्रेन रेस्ट की कंडीशन में है, तो यकीनन उसका एक टेम्परेचर बन रहा होगा उस गैस का। अब अगर ट्रेन मूव करती है तो क्या उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट आएगा? तो देखिए सिंपल सा आंसर है इसका, वो ये कि चाहे ट्रेन रेस्ट की कंडीशन में हो, चाहे ट्रेन मूविंग कंडीशन में हो, तो उससे गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल जो इंटरनली उस सिलेंडर के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो वो अपनी उसी स्पीड से मूव करते रहते हैं, चाहे ट्रेन रेस्ट की कंडीशन में हो, चाहे ट्रेन मूविंग कंडीशन में हो। तो अगर वो उस सिलेंडर को हम ऑब्जर्व करें, उस सिलेंडर को फोकस करें, उसी को हम अपना रेफरेंस फ्रेम रखें, तो यकीनन फिर क्या होगा कि हम कहेंगे कि भाई ट्रेन के मूव करने से उस सिलेंडर के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जब उनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। इसके बाद अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तो फिर इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तमाम मॉलिक्यूल्स के, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसमें रिमेन्स अनचेंज का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी तमाम MCQs कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह इसी तरह से तमाम चैप्टर की आपको जो MCQs हैं वो सॉल्व कंडीशन में मिलती जाएंगी। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझिएगा। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको करना हो, तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, और इस वीडियो को और इस चैनल को आगे प्रमोट कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से आपके पास हाजिर होंगे।